यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड के बारे में। साउंड क्या है? साउंड एक तरह से एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होगी? जब बॉडी वाइब्रेट करेगी। Whenever the body vibrates, it produces an energy that is formed in the terms of sound। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है उस वक्त एनर्जी जनरेट होगी, तो क्या होगा? वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम अपनी एग्जांपल्स में एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम कैसे बोल पाते हैं? हमारा जो वोकल कॉर्ड है या लैरिंक्स है, ये क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं जब हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो उस वक्त वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो साउंड की सूरत में हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है बॉडी की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए कि वाकई ऐसा होता है कि बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एक टर्निंग फोक लिया हुआ है, यानी कह सकते हैं एक वाइब्रेटिंग फोक है। इस टर्निंग फोक को वाइब्रेट करवाया हुआ है, यानी इसको किसी भी चीज़ से स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है ये वाइब्रेट कर रहा है कंटिन्यूसली। तो इसकी वाइब्रेशन को हमने चेक करने के लिए कि जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो क्या इससे कोई साउंड जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी बॉल, यानी ये मेटल की एक छोटी सी बॉल है, इसको करीब लेकर आए इसके वाइब्रेटिंग फोक के। तो जब इसको वाइब्रेटिंग फोक के करीब लाया जा रहा है तो ये इससे स्ट्राइक नहीं कर रही, बल्कि ये इससे दूर हो रही है। तो इससे दूर क्यों हो रही है? क्योंकि वाइब्रेटिंग फोक से एनर्जी जनरेट हो रही है जो कि इसको अपनी तरफ नहीं करने दे रही। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता लगता है कि जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो यहाँ पर मेटल स्फीयर इसके पास नहीं आ रहा। इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको एक तरह से ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डर्स यूज़ किए गए। जब रिकॉर्डर यूज़ किया गया तो इसकी वाइब्रेशन की साउंड उस रिकॉर्डर में सुनाई दे रही थी। तो इससे पता लगता है कि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड जनरेट होगी। अब साउंड तो जनरेट होगी जब बॉडी वाइब्रेट करेगी, लेकिन क्या ये वाइब्रेशन या क्या ये साउंड की जनरेशन हर मीडियम में पॉसिबल है या वैक्यूम में भी हो सकती है? तो इसकी प्रोपगेशन को चेक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर एक जार लिया जा रहा है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल फिट की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल फिट की गई है जो क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी तो उससे आवाज़ आएगी। और उस इलेक्ट्रिक बेल को जार के बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब बैटरी को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक बेल कंटिन्यूसली रिंग कर रही है, ये कंटिन्यूसली बज रही है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया गया? इसके अंदर जो गैस थी, इसके अंदर जो एयर थी, उसको इस एग्जॉस्ट पंप के थ्रू बाहर निकाला गया। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली ये एयर बाहर आ रही है, उसी तरह यहाँ से इस बेल की रिंगिंग स्लो होती जा रही है, यानी इसकी आवाज़ कम हो रही है। तो जैसे जैसे ये यहाँ से पूरी तरह से एयर निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जबकि सर्किट स्टार्ट है, बैटरी बाकायदा सर्किट को स्टार्ट कर रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक बेल से आवाज़ नहीं आ रही। इससे हमें ये पता लगता है कि साउंड की प्रोपगेशन के लिए, साउंड की ट्रैवलिंग के लिए उसको एक मीडियम नेसेसरी है। वो मीडियम कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करेगी। यही वजह है जिसकी वजह से हमें अगर हम आउट ऑफ अर्थ चले जाएं स्पेस में, तो वहाँ पर हमारी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। यानी कि बॉडी वाइब्रेट तो करती है, हम बोलने की कोशिश भी करें तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो इससे हमें ये पता लग रहा है। तो इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए। मीडियम टू मीडियम साउंड की प्रोपगेशन भी चेंज होती है, यानी एयर से एक अलग स्पीड से ट्रैवल करेगी। उसी तरह अगर हम वाटर की बात करें
तो उससे एक अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेगी। तो मीडियम टू मीडियम उसकी ट्रैवलिंग वेरिएट करेगी, लेकिन उसको मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम साउंड प्रोपगेट नहीं करेगी। अब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए यहाँ पर ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ वाइब्रेटरी बॉडी, जो कि वाइब्रेट करेगी। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें स्पीकर्स की, स्पीकर्स के सामने अगर पेपर वगैरह लाया जाए तो वो पेपर वाइब्रेट करता है, वो मूव करता है। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि स्पीकर्स भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद फिर जो साउंड मटेरियल है, यानी जिससे साउंड ट्रैवल करेगी, वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन वो वैक्यूम नहीं होगा, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसी तरह रिसीवर का भी होना ज़रूरी है। रिसीवर जो साउंड वेव्स को रिसीव करेगा, ठीक है, जो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो साउंड की प्रोपगेशन भी होगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा आपने साउंड प्रूफ ग्लास देखा होगा, तो साउंड प्रूफ ग्लास के अपोजिट साइड पे वॉइस नहीं आ रही होती या साउंड नहीं जा रही होती, आर पार पास नहीं कर रही होती। उसकी वजह ये होती है कि वो जो ग्लास होता है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अंदर से उसका एक हिस्सा वैक्यूम है, यानी कि वो ग्लास की जो थिकनेस है उस थिकनेस से मिड से उसको वैक्यूम रखा जाता है। तो उसके वैक्यूम होने की वजह से साउंड ट्रैवल नहीं करती, जिसकी वजह से हमें साउंड प्रूफ ग्लास के दूसरी तरफ आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो यहाँ तक हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड की बात की। आगे हम इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड और कितनी साउंड, किस तरह की साउंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि अब जो मैंने जैसे पहले भी बात की थी इस बारे में जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि प्लांट्स और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनकी आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती, ये वाकई बोलते भी है या नहीं बोलते, तो कितनी हमारी रेंज है कि हम उसको सुन सकते हैं। इसी तरह जब ये रेस निकलती हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी से निकलती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम उसको डिटेक्ट करने लग जाए, अगर हम उसकी वॉइस को इतनी हमारे पास समात आ जाए कि हम उसको सुन सकें, सो आवर एयर कैन बी डैमेज, तो वो हमें नहीं सुनाई देती। तो फिर कौन सी वॉइसेस हैं जो हमें सुनाई देती हैं, वो हम बात करेंगे इसके बाद। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को, कि हम किस फ्रीक्वेंसी की वॉइसेस को सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है या लिविंग बॉडीज फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो क्या है, वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ है। यानी 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की जितनी भी वॉइसेस होंगी या जितनी भी साउंड होंगी उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम सुन भी सकते हैं। लेकिन अगर साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज़ हो, तो 20 हर्ट्ज़ से कम वाली यानी 15 हो, 10 हो या 5 हो, तो उनको हम नहीं सुन सकते। और ये जो लेस देन 20 हर्ट्ज़ होती हैं वो साउंड तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन हम उसको नहीं सुन सकते, तो इन साउंड्स को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। उसी तरह अगर मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ यानी जैसे अल्फ़ा बीटा गामा रेज, ये जब न्यूक्लियस से एमिट होती हैं तो इनकी फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 हर्ट्ज़ तक जा रही होती है। 60,000 टू 80,000 हर्ट्ज़ तक इनकी रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, लेकिन हम वो नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट नहीं करता। तो यहाँ पर मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ साउंड्स को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स और लेस देन को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे साउंड से रिलेटेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या किया, हमने 2 स्टेशंस कंसीडर किए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 8 to
10 किलोमीटर है। तो 8 to 10 किलोमीटर के फासले पर ये दो स्टेशंस कंसीडर किए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये ए है और ये वाला बी है। तो ये हमने क्यों कंसीडर किए? ये कंसीडर इसलिए किए गए हैं ताकि हम साउंड की वेलोसिटी को काउंट कर सकें कि साउंड की अमूमन एक एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ए और बी दो स्टेशन लिए जो कि 8 to 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से क्या किया जाएगा? फायर किया जाएगा इस स्टेशन से, स्टेशन ए से। जब स्टेशन ए से फायर करेंगे तो उस वक्त जो फायर होगा उससे पहले फ्लैश दिखाई देगा। ठीक है, तो जो फ्लैश दिखाई देगा वो पहले दिखाई देगा और साउंड बाद में आएगी। ये चीज़ हमने भी नोट की होगी कि वो चीज़ें जिनमें या वो डिवाइसेस जिनमें फ्लैश भी प्रोड्यूस होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो उनमें पहले फ्लैश जनरेट होता है, यानी पहले लाइट आती है और उसके बाद फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इनमें माइनर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जब यहाँ से फायर किया जाएगा तो पहले क्या होगा? फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो फ्लैश प्रोड्यूस होगा तो अपोजिट साइड से, यानी जब स्टेशन ए से फायर हो रहा है तो स्टेशन बी से यहाँ पर क्या किया जाएगा? स्टॉप वॉच की मदद से इसका टाइम नोट किया जाएगा। कौन सा टाइम नोट किया जाएगा? कि जब फ्लैश जनरेट हो रहा है, फ्लैश जनरेट होने के बाद से लेकर जब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वो वाला टाइम नोट किया जाएगा यहाँ पर स्टॉप वॉच की मदद से। कब? जब स्टेशन ए से क्या हो रहा है? फायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब नोट कर लिया तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी? अब हमारे पास टाइम आ गया और डिस्टेंस हमें पता है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी यहाँ पर आ सकती है, तो v इज इक्वल्स टू s/t। ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला था। तो इसमें हमने क्या किया? डिस्टेंस हमारे पास मौजूद था 8 to 10 किलोमीटर और टाइम हमारे पास क्या था जो हमने यहाँ पे स्टॉप वॉच की मदद से फाइंड किया था। तो इन दोनों को हमने पुट किया तो वेलोसिटी की एक वैल्यू आएगी। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये एक्यूरेट नहीं होगी। ये एक्यूरेट क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब यहाँ से स्टेशन ए से फायर किया जाएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी एयर की। अब एयर की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है जो क्या कर रही है? अपोजिट साइड से रेजिस्ट कर रही है किसको? फायर को। यानी जब फायर किया जा रहा है तो बुलेट है या जो शेल है तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। क्यों रेजिस्ट करेगी? अगर वो अपोजिट साइड से चल रही है। तो हवा अगर अपोजिट साइड से आ रही है तो वो इसकी वेलोसिटी को, साउंड की वेलोसिटी को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल से कम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर एयर ना होती तो हो सकता था एक्चुअल से ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एयर आ गई तो एयर ने क्या किया? साउंड को रेजिस्ट किया, वेव्स को रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से आवाज़ की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से। तो इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर दो जगह से फायर किया जा रहा है। यानी स्टेशन ए से जब फायर किया गया तो स्टॉप वॉच की मदद से बी पर टाइम नोट किया गया और जब बी से फायर किया गया तो यहाँ पर स्टॉप वॉच की मदद से ए पर टाइम नोट किया गया। तो यहाँ पर इससे क्या होगा? जब यहाँ से हवा आ रही है तो ये इसको रेजिस्ट करता हुआ यहाँ से इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसकी वेलोसिटी काउंट होगी। लेकिन जब अपोजिट साइड से, लेट्स सपोज अगर यहाँ से फायर किया जा रहा है तो क्योंकि एयर की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही साइड पर होगी, तो वो एक ही साइड से जब ब्लो करेगी तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट आएगा किसका? कि जहाँ से एयर रेजिस्ट कर रही है, और एक इम्पैक्ट आएगा कि एयर के फेवर से ही वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा? जब फायर किया जाएगा तो यहाँ से फिर इसकी वेलोसिटी को स्टॉप वॉच से, इसकी टाइम को स्टॉप वॉच से काउंट किया जाएगा। अब क्या होगा? अब हमारे पास दो टाइम आ चुके हैं, एक स्टेशन ए की मदद से, एक स्टेशन बी की मदद से। तो इन दोनों टाइम को हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। मीन्स वी विल टेक द एवरेज ऑफ द टाइम। ठीक है, तो एवरेज टाइम यहाँ पर हम निकालेंगे तो दोनों टाइम को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा। तो ये जो एवरेज टाइम आया है इसको हम पुट करेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? s/t। तो s जैसा कि मैंने कहा था 8 to 10 किलोमीटर
और टाइम यहाँ पर जो आएगा उस वक्त यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसको एवरेज टाइम को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकेंड होती है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर में ये होती है 1450। तो ये वैल्यू इसकी होती है वाटर में, यानी कि वाटर में साउंड की रफ्तार ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस नहीं मिल रही होती, यानी जैसे एयर उसको कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रही होती है, वाटर में उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। इसी तरह अगर हम आयरन में बात करें तो आयरन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी 5130 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने 3 वेलोसिटीज़ की बात की, ये तीनों साउंड की है लेकिन डिफरेंट मीडियम्स में। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की रफ्तार डिफरेंट होती है और उसी तरह इनमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ जाती है। वो फ्लक्चुएशन क्यों आती है? एक तो इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे 0 डिग्री मेंशन किया है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो साउंड की रफ्तार जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टेम्परेचर पर साउंड की रफ्तार में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है। तो यहाँ तक हमने इसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। अब हम बात करेंगे साउंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साउंड के बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साउंड को हमने 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, यानी एक हमने कहा है म्यूजिकल साउंड और दूसरा हमने कंसिडर किया है नॉइसी साउंड्स। म्यूजिकल साउंड्स कौन सी होती हैं? जो कि हमें प्लेजेंट इफेक्ट डाल रही होती हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड, या वो साउंड्स जो हमें सुनने में अच्छी लग रही होती हैं उनको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। और वो साउंड जो हमें सुनने में बुरी लग रही होती हैं, यानी कि जो जैसे ट्रैफिक की नॉइस या जैसे कि ऐसी आवाज़ें जो कि हमें अनप्लेजेंट इफेक्ट दे रही होती हैं, वो कहलाती हैं नॉइसी साउंड्स। ठीक है, हम इर्द गिर्द में नॉइसी और म्यूज़िकल साउंड से सराउंड कर रहे हैं, यानी हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी साउंड्स ऐसी मौजूद हैं जो हमें प्लेजेंट इफेक्ट भी दे रही होती है और अनप्लेजेंट इफेक्ट भी दे रही होती हैं। ठीक है, तो प्लेजेंट इफेक्ट जो दे रही होती है उनको हमने म्यूज़िकल साउंड का, और जो अनप्लेजेंट दे रही होती है उनको हमने नॉइसी साउंड का। अब बात करेंगे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के। वैसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये म्यूज़िकल साउंड के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस की। इसके ऑलमोस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम फेंट और लाउड साउंड में डिफरेंस फील करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, फेंट और लाउड साउंड, इनमें जो जिससे हमें डिफरेंस फील होता है या जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? वो लाउडनेस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी हम बहुत आहिस्ता बोल रहे होते हैं और कभी हम बहुत ज़ोर से बोल रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का कि जब हम लाउड बोलते हैं तो क्या हो रहा होता है, वहाँ पर हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ में लाउडनेस ज़्यादा है। या तो जब आहिस्ता बोला जा रहा होता है तो हमें फील हो रहा होता है कि यहाँ पे आवाज़ की इंटेंसिटी कम है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? लाउडनेस कम होगी। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम आहिस्ता बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमारी आवाज़ की लाउडनेस कम होती है, लेकिन अगर हम ज़ोर से बोलते हैं तो वहाँ पर हमारी आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी को हम फिज़िक्स के टर्म्स में क्या कह रहे होते हैं कि एनर्जी कैरिड पर यूनिट एरिया, यानी जो आवाज़ ट्रैवल कर रही है, जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं आवाज़ की, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस एनर्जी को यूनिट एरिया पर लिया जाए तो वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। लेकिन अगर हम वैसे कॉमन टर्म्स में बात करें तो ये क्या है? ये शिद्दत है, आवाज़ की शिद्दत। आवाज़ की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी लाउडनेस ज़्यादा, आवाज़ की शिद्दत कम है तो लाउडनेस कम है। ठीक है, इसके अलावा बाकी इसके 3 फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया। जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी,
और जितना कम एरिया होता है लाउडनेस उतनी ही कम होती है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स की बात करें, अगर बड़े स्पीकर्स हैं तो उनकी जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होती है, और अगर स्पीकर का साइज़ छोटा है तो वहाँ पर उसकी लाउडनेस भी कम होगी। यानी कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा वास्ट एरिया है उतनी ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे डिपेंड करके लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और अगर एरिया कम है तो लाउडनेस भी कम होगी। इसी तरह हम ढोल को कंसीडर कर सकते हैं। तो ढोल क्या होता है, ढोल से अगर वो ढोल बड़ा है तो वहाँ पर उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, और अगर वो छोटा है तो वहाँ पर उसकी लाउडनेस कम होगी। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। इसकी एग्जाम्पल भी हम ढोल से ले सकते हैं। अगर हम ड्रम को कंसीडर करें तो वहाँ पर क्या है कि उसको अगर कम स्ट्राइक किया जा रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, या हम कह सकते हैं उसमें जो वाइब्रेशन होगी वो कम होगी। तो वाइब्रेशन कम होने की वजह से एम्पलीट्यूड वहाँ पे क्या है, कम है, जिसकी वजह से लाउडनेस भी कम है। लेकिन अगर हम ज़्यादा उसको स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा स्ट्राइक करने की वजह से वहाँ पर उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, व्हेन वी स्पीक with higher frequency or with higher amplitude, the loudness is increased. When we speak in a lower frequency or with lower amplitude, so our vocal cord vibrates in a lower way, that's why the loudness is decreased. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो अगर वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड कवर करेगा, तो वहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा है। अगर हम आहिस्ता बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। इसके बाद अब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है कि सोर्स और लिसनर के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लाउडनेस कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम है तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल ऐसे ही है, यू आर द लिसनर और सोर्स हम स्पीकर्स को कह लेते हैं। तो स्पीकर से आप जितना दूर होंगे लाउडनेस उतनी कम फील होगी आपको, लेकिन अगर आप उसके करीब होंगे तो आपको लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा महसूस होगी। तो इसके बाद ये इसका था पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच। पिच क्या है, पिच ये भी साउंड की एक प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी मदद से हम फ्लैट और श्रिल साउंड्स में फ़र्क महसूस करते हैं या हम इसमें फ़र्क पहचान सकते हैं। फ्लैट और श्रिल यानी बारीक और भारी आवाज़। तो बारीक और भारी आवाज़ में ये जो डिफरेंस हम पता कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये पिच कहलाता है। ठीक है, पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी। यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्लैट बोल रहे होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम श्रिल बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमारी साउंड क्या हो जाती है, श्रिल हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो हमारी साउंड क्या होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल ली हुई है। ठीक है, एक परफोरेटेड डिस्क यूज़ की गई है। परफोरेटेड डिस्क यानी जिसमें होल्स मौजूद हैं। इस डिस्क को यूज़ करके हम ये पता करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे कि पिच कब हाई है और कब लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डिस्क ली, परफोरेटेड डिस्क है, इसके अंदर होल्स किए हैं ताकि एयर को पास किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सल लिया हुआ है। इस एक्सल के साथ हमने क्या किया, एक रोप पास की है। ये एक रोप पास की हुई है जो कि इस डिस्क को और इस एक्सल को मिला रहा है आपस में। तो यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, जब यहाँ से इसको ये जो हमारे पास एक्सल मौजूद है, इस एक्सल को मूव करवाया जाएगा, तो यहाँ से ये जो पूरी रोप आ रही है ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो जब ये मूव करेगी तो ये डिस्क भी मूव करेगी।
जब यहाँ पर डिस्क मूव करेगी तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंप्रेस्ड एयर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जेट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है जो कि क्या करेगा, कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करेगा। तो ये एयर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस डिस्क को दे रहे हैं। तो जो इसके होल्स हैं, अगर हम इसको आहिस्ता रोटेट करेंगे तो ये जो एयर है ये कम ही होल्स में से पास करेगी, कुछ होल्स में से पास करेगी, और बाकी जो ये वो एरिया जहाँ पे होल्स नहीं है तो वहाँ पर वो क्या करेगी, वहाँ से पास नहीं करेगी, जिसकी वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी। तो फ्रिक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी। लेकिन अब जब इसको हाईली रोटेट किया जाएगा, इसको ज़्यादा रोटेट किया जाएगा, तो क्या होगा, तो जब इसको रोटेट करेंगे, अब जो एयर प्रोवाइड हो रही है वो इन सारे होल्स से पास करेगी। तो जब सारे होल्स से पास करेगी तो क्या होगा, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता भारी होना शुरू हो जाएगी। तो आवाज़ जब भारी हो रही है इसका मतलब वहाँ पे पिच ज़्यादा है, आवाज़ बारीक है हल्की है तो इसका मतलब वहाँ पर पिच लो है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ भी क्या होती है, भारी होती जाती है और उसकी पिच बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा। इसके बाद आ जाता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इको। ये बताता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, कि साउंड की एक और प्रॉपर्टी है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट करके वापस आ सकती है। जैसे हमने वेव्स के लिए पढ़ा था कि वेव्स कैन रिफ्लेक्ट इजीली, इन द सेम वे साउंड कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट, क्योंकि साउंड भी वेव्स है तो साउंड में भी रिफ्लेक्शन होती है। तो साउंड में रिफ्लेक्शन कब होगी, जब आवाज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हम नॉर्मल जब एक अकोमोडेटेड रूम में होते हैं, यानी जिसमें सामान मौजूद होता है, हम वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे हमें इको महसूस नहीं होती। वो इको फील क्यों नहीं होती या वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि हमारी जो साउंड की वेव्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं डिफरेंट जो भी सामान वगैरह जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें। लेकिन अगर हम सारा सामान निकाल दें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इको प्रोड्यूस होती है। इको क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अब वेव्स एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो क्या कर रही हैं, वो सरफेस से टकरा कर हमें गूंजती हुई महसूस हो रही हैं। तो ये भी साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करती है, हिली एरियाज़ में या हम कह सकते हैं एम्प्टी सरफेसेस में, वहाँ पर उसमें गूंज प्रोड्यूस होती है या वो टकरा कर वापस आती है, ये कहलाती है इको। फिर नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए जो साउंड की डिटेक्शन का ड्यूरेशन है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड है, यानी कोई भी आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो 1 सेकेंड का तकरीबन 10वां हिस्सा जो है उसमें वो साउंड हमें डिटेक्ट होती है। उसके बाद वो साउंड हमारे यानी कह लें एयर ड्रम से हट जाती है, यानी कि हम उसको नहीं सुन सकते या महसूस नहीं कर सकते। तो ये एक इसके टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो आवाज़ आएगी वो हमें सही से सुनाई देगी। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या कहा, मैंने कहा इको प्रोड्यूस होगी। तो इको कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, लेट्स सपोज ये एक हिल है, एक पहाड़ है, तो यहाँ से आवाज़ अगर यहाँ पे सोर्स मौजूद है तो यहाँ से आवाज़ टकरा रही है और टकरा कर वापस आ रही है। तो आवाज़ टकरा कर वापस आ रही है तो डिस्टेंस उसने कवर किया, पहले तो एक डिस्टेंस कवर किया जिसमें वो जा रही है, दूसरा वो डिस्टेंस जिसमें वो आ रही है। तो वो डिस्टेंस तो सेम रहा, ठीक है, जितना डिस्टेंस उसको जाने के लिए लगा उतना ही डिस्टेंस उसको वापस आने के लिए लगा। तो ये D और D दोनों ऐड किए तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2D, या आप ये भी कह सकते हैं 2S। तो यहाँ पर 2D हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, वेलोसिटी v है, और टाइम मैंने जैसे कहा कि नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो 1/10 सेकेंड है। तो 1/10 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या कहाँ से फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला यहाँ से लिया गया है, v = S/T। S डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S = VT। तो यहाँ पे S को हमने 2D ले लिया, डिस्टेंस डबल था, और इसके अलावा यहाँ पर जो वेलोसिटी आ गई वो v आ गई, और टाइम क्या था 1/10। इसके बाद अब जो एयर में साउंड की वेलोसिटी है किस पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आवाज़ की रफ्तार है वो 340 मीटर पर सेकेंड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकेंड है। जैसा कि मैंने बताया था कि आवाज़ टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रफ्तार में चेंज आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो 15 पर 340 है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की 340 और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा और 340 से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 17 मीटर आएगा। ये 17 मीटर वो डिस्टेंस है किसी भी सोर्स और ऑब्स्टिकल के दरमियान में, यानी सोर्स जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और ऑब्स्टिकल जहाँ से आवाज़ टकराकर वापस आएगी। ये वो डिस्टेंस है, ये वो मिनिमम वो डिस्टेंस है जिसमें इको प्रोड्यूस होगी। यानी अगर 17 मीटर फासला मौजूद है सोर्स और ऑब्स्टिकल में तो वहाँ पर इको प्रोड्यूस हो सकती है और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फासला बताया जा रहा है। इससे अबव जितने भी डिस्टेंस होंगे वहाँ पर इको प्रोड्यूस होगी, लेकिन इससे कम डिस्टेंस पर इको जनरेट नहीं होती। तो यहाँ तक हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक की। अब रह गया आखिरी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर इसको हम टोन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये दो आवाज़ों का डिफरेंस है जिनकी पिच सेम होगी और जिनकी लाउडनेस भी सेम होगी, लेकिन वो दो आवाज़ें डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से होंगी, या आप कह सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की होंगी या डिफरेंट लोगों की होंगी। तो ऐसा होता है कि दो लोगों की आवाज़, यानी कह लें कि हम एक अलग रूम में मौजूद होते हैं और हम किसी की आवाज़ सुनते हैं बाहर से, तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इस बंदे की आवाज़ है। तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि ये जो जिस कैरेक्टरिस्टिक के तहत हो रहा है वो क्वालिटी और टिम्बर है। ये साउंड की प्रॉपर्टी है कि दो अलग आवाज़ जो कि सेम पिच की हैं यानी सेम लाउडनेस की हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनकी लाउडनेस भी सेम है, उनकी पिच भी सेम है, लेकिन वो दो डिफरेंट लोगों की है, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी साउंड्स बनाई हैं वो तकरीबन डिफरेंट रखी हैं, यानी डिफरेंट लोगों की आवाज़ें डिफरेंट होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आवाज़ रिजेंबल कर जाए, तो जो रिजेंबल कर भी जाती हैं उनमें भी अगर हम उन आवाज़ों को ज़्यादा सुने तो हम उसमें डिफरेंट फील कर सकते हैं। तो वो जो डिफरेंस हम फील कर रहे होते हैं वो क्वालिटी और टिम्बर की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ तक ये हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इसके इंटरफेरेंस, जैसे कि हमने वेव के बारे में डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में कि वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इन द सेम मैनर साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। तो साउंड के रिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, पीवीसी पाइप्स यूज़ किए हैं। पीवीसी पाइप दो इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक पाइप को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एक वुडन बोर्ड लिया गया है। इस वुडन बोर्ड के साथ क्या करवाई जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन को टेस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, यहाँ पर ये पाइप लिया, ये एक साइड पे एक एंगल पे रखा हुआ है इंसिडेंट एंगल पर और दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल पर, यानी यहाँ से साउंड आएगी जो कि वुडन बोर्ड से टकराएगी। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट साउंड्स कहला रही हैं, और यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड साउंड होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टॉप वॉच यूज़ की गई। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉप वॉच है तो इस स्टॉप वॉच को क्या किया गया, इसका टाइम नोट किया गया। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप वॉच को जब स्टार्ट किया गया तो जब टाइम स्टार्ट हुआ तो उसके जो टिक टिक यानी जो वॉइस आ रही है टिक टिक की, तो यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, इसमें से पास करवाया जा रहा है। ठीक है, जब इसमें से पास करवाया जा रहा है तो इस पाइप को इस पाइप के लिहाज से एडजस्ट किया जा रहा है कि इसकी जो आवाज़ है वो एज इट इज़ जैसे यहाँ पे आ रही है वो बिल्कुल इधर इस पाइप से हमें सुनाई दे।
ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, अब जब ये जिस एंगल पर आवाज़ मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब वहाँ पर रिफ्लेक्शन 100% हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एंगल था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यानी जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करती हुई इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, जब वो टकराई तो टकराने के बाद वो क्या कर रही है, वापस दूसरे पाइप से हमें सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी जिस एंगल पे साउंड आ रही है और जिस एंगल पर जा रही है वो दोनों एंगल बराबर हैं। और बीच में एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया है। ये कार्डबोर्ड क्यों यूज़ किया गया है, ताकि ये जो आवाज़ यहाँ से ट्रैवल कर रही है ये इधर उधर मूव ना कर जाए, बल्कि ये डायरेक्ट इससे टकराकर यहीं से पास होकर आगे आ जाए, ठीक है। तो इससे से कार्डबोर्ड क्या कर रहा है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को सेपरेट भी कर रहा है और ये इसके एंगल को फोकस कर रहा है। अब इसके बाद तो ये तो हमें पता लगा कि साउंड में रिफ्लेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक नैरो ट्यूब कंसीडर कर लें आप। नैरो ट्यूब या तो आप स्टेथोस्कोप की भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही हो रही होती है। जब क्या किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है, तो वो हार्ट बीट पूरे पाइप से, स्टेथोस्कोप के पाइप से, उसकी नैरो ट्यूब से पास होती हुई एयर ड्रम पर सुनाई देती है। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ये एक नैरो पाइप से साउंड क्या कर रही होती है, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करके एयर ड्रम के पास आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेव्स में इंटरफेरेंस होती है, इसी तरह बिल्कुल साउंड की भी इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। साउंड की इंटरफेरेंस कैसी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्यूनर यूज़ किया। ये ट्यूनर क्या करेगा, ये ट्यूनर वॉइस जनरेट करेगा। जब ये वॉइस जनरेट करेगा तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो स्पीकर्स अटैच किए। दीज आर द टू स्पीकर्स। तो ये स्पीकर्स हमने यहाँ पे अटैच किए, एक एक्स और एक वाई। एक को एक्स कहा जा रहा है, एक को वाई कहा जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर 2 मीटर के फासले पर लिसनर मौजूद है, यानी कि जो इस वॉइस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर लिसनर है। अब लिसनर क्या करेगा, इस वॉइस को डिटेक्ट करेगा। तो 2 मीटर के फासले पे हमने कम से कम भी 2 मीटर का फासला रखा ताकि इस आवाज़ में डिफरेंस फील कर सकें। तो यहाँ पर ये आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करती हुई आ रही है और ये आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो फिर एक पॉइंट पर आकर इनमें इंटरफेरेंस हुई, यानी कि ये मिल गई। तो जब ये मिली तो इसके बाद अब लिसनर जो है, अगर वो अपने वन ईयर से फोकस कर रहा है, यानी अपने एक कान से फोकस करके नोट करता है, तो ये ए बी पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये मैक्सिमम है, यानी ये वाली चीज़, ये अगर हम कह रहे हैं क्रस्ट कंसीडर करते हैं हम इसको, तो क्रस्ट मैक्सिमम और ट्रफ मिनिमम, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी दोनों स्पीकर मिलके एक मैक्सिमम लेवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसा कि हमने वेव्स के लिए पढ़ा था कि जब 2 वेव्स मिलती हैं और एक नई वेव बनाती हैं जो कि पहले वाली वेव से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब हम क्या करते हैं, 2 वेव्स को इस तरीके से मर्ज करते हैं या 2 वेव खुद से ऐसे मिलती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से फेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि क्या हो रहा है कि जब वेव्स मिल रही हैं और इस तरीके से मिल रही हैं कि उनको, यानी कह लें कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये सेम कंपोनेंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस हो रही है और मैक्सिमम हमें सुनाई दे रही है। लेकिन जब क्या हो रहा है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमें बहुत लाइट और बहुत फेंट साउंड प्रोड्यूस होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर वेव कैंसिल कर रही होती हैं एक दूसरे को। अब ये एपरेटस किस लिए था, ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के लिए था। तो इंटरफेरेंस साउंड में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और
कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोफोन्स का भी यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं, इसकी साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं रेजोनेंस इन साउंड वेव्स के बारे में। रेजोनेंस इन साउंड वेव, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया, ये एक ट्यूनिंग फोक लिया जा रहा है। तो ट्यूनिंग फोक क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रेजोनेंस को टेस्ट करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, ट्यूनिंग फोक को इस ट्यूब के साथ, ये एक ट्यूब मौजूद है, इस ट्यूब के साथ स्ट्राइक करवाया। तो जब इसके साथ स्ट्राइक करवाया, और ये जो ट्यूब है ये एक बीकर में पार्शली डिप है, यानी हाफ बीकर के अंदर है और हाफ बीकर के ऊपर है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये ट्यूनिंग फोक जो है, इसके ये जो प्रोंग्स हैं, ये जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये कहलाते हैं प्रोंग्स। इनमें वाइब्रेशन होगी और ये सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे दोनों प्रोंग्स में वाइब्रेशन होगी, यानी कभी ये इस तरफ वाइब्रेट करेगा, कभी ये इस तरफ वाइब्रेट करेगा। तो दोनों की वाइब्रेशन से होगा क्या, यहाँ पर ये एक वेव क्रिएट होगी, एक साउंड वेव क्रिएट होगी। ये एक वेव है, ये वाली, ये एक वेव है। ये वेव क्या करेगी, ये इसमें मौजूद पानी से टकराएगी। अब जब ये इसमें मौजूद पानी से टकराएगी तो पानी एज अ बैरियर काम कर रहा है, तो क्या होगा, ये साउंड वेव टकराकर वापस जाएगी, यानी इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है इस साउंड वेव में। तो यहाँ पर जब ये वापस जा रही है, अब अगर इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इस वाटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ये दूर होगा, ये दोनों दूर जाएंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया कब, जब यहाँ पे होगा क्या, ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी वाटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो वेव मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी वेव यानी कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिनोमेना वेरीफाई कर रहा है कि साउंड वेव्स में भी रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि वेव टकराकर वापस जा रही है, और जब वापस जा रही है तो उसका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह जब ये वेव बन रही है तो ये वेव कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो यहाँ पर इतनी वेव जनरेट हुई है, हाफ वेव जनरेट हुई, यानी हाफ से भी हाफ जनरेट हो रही है, ठीक है। तो पूरी अगर मैं कह रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है। पूरी वेव की जो लेंथ है वो लैम्डा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी यहाँ तक बात करूँ तो ये होगी लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी एल इज इक्वल्स टू हाफ लैम्डा, ये होगी पूरी लैम्डा है। और हाफ की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा। और हाफ करें तो यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगी, यानी हाफ का भी हाफ। अब एल इज इक्वल्स टू 1/4 लैम्डा है, तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया एल इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। 4 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 4L के। इससे हमें पता लगा कि लैम्डा 4L के इक्वल है, यानी 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस है इसके। यहाँ तक हमने रेजोनेंस की बात की। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स की। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बीट्स के बारे में। बीट्स क्या है, बीट्स इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 वेव्स का मिलना जिनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस है।
जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो यहाँ पर एक वेव है, ये एक वेव साउंड वेव ट्रैवल करती हुई आ रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 8 हर्ट्ज़ है। इसके बाद फिर जो दूसरी वेव है तो दूसरी वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज़ है, यानी स्लाइटली डिफरेंस है दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ में। दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ में जब डिफरेंस है तो यहाँ पर दोनों की लाउडनेस में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीट्स क्या है, बीट्स अब ये दो वेव्स जो ट्रैवल करती हुई आ रही हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की और हम कह सकते हैं सेम एम्पलीट्यूड की। तो ये वेव्स जब मिलेंगी आपस में, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई वेव्स जब आपस में मिल जाएंगी तो मिलने के बाद ये जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है इसको हम कहते हैं बीट्स। तो डेफिनेशन यही लिखा हुआ है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा तो बीट्स प्रोड्यूस होगी। असल में बीट्स आवाज़ का उतार चढ़ाव है, तो उतार चढ़ाव तभी प्रोड्यूस होगा जब फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा। सेम फ्रीक्वेंसी की जो वॉइसेस होंगी या कह लें जो साउंड होगी वो जब मिलेंगी तो उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये दो वेव्स, अब ये जो दो वेव्स थी 8 हर्ट्ज़ वाली और 10 हर्ट्ज़ वाली, ये आपस में मिल गई। जब ये मिली तो मिलने के बाद अगर हम यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम नोट करें तो ये जो वेव थी यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया है, यानी जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, अब ये देखिए यहाँ से ये ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है और एक वक्त आएगा कि इसका एम्पलीट्यूड 0। तो एम्पलीट्यूड हाई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाउड साउंड्स होंगी, और जब यहाँ पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर या तो साउंड नहीं होगी और या तो होगी तो बहुत ही फेंट साउंड्स होंगी, बहुत ही फ्लैट या बहुत ही फेंट साउंड, बहुत ही हल्की आवाज़ होगी जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाएगी या मोस्ट प्रोबेबली डिटेक्ट हो सकती है लेकिन बहुत लो इंटेंसिटी से। इसके बाद अब ये जो पॉइंट है ये है क्या पॉइंट, ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि ये दो वेव्स थी, अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव यानी कि अगर हम देखें तो ये इसका अपर पोर्शन है इस वेव का और ये इसका लोअर पोर्शन है। तो ये जो दोनों, इसका अपर और इसका लोअर पोर्शन जब ये मिलते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको क्या कह रहे हैं, बीट्स कह रहे हैं। अब मैक्सिमम बीट्स फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर सकता है वो 7 बीट्स पर सेकेंड है। बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड, ये भी हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड, ये मैक्सिमम जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वो 7 होती है। यानी ह्यूमन एयर 1 सेकेंड में तकरीबन 7 बीट्स को, 7 डिफरेंट बीट्स को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की बीट्स की। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, ये मैंने अभी जैसे पहले भी बात की थी, जब मैंने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में बात की थी वहाँ पर मैंने बताया था कि वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से या ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है वो क्या कहलाती हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड भी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो मैंने क्या बताई कि ऑडिबल रेंज से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरी बात कि यहाँ पर ये प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, ये क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल यहाँ पर लिए जाते हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑसिलेट करवाया जाता है, यानी उनको वाइब्रेट करवाया जाता है। तो वहाँ पर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। अब इन अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है, इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइसेस में यूज़ की जाती है, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर हमें डेप्थ फाइंड करनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सी डेप्थ की, समंदर की गहराई की बात करें तो समंदर की गहराई को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, इको डेप्थ साउंडिंग डिवाइसेस की मदद से। ये जो डिवाइसेस हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पर काम कर रही होती हैं,
यानी ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी, इन वेव्स की वेवलेंथ कम होती है, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ये क्या कर सकती हैं, ये दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा यूज़ इसका क्या है, सोनार। सोनार क्या है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है, ये एक डिवाइस है जो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट किधर मौजूद है। जैसे अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, ज़मीन की बात करें, तो ज़मीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ब्यूरिड हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यही प्रिंसिपल जो सोनार में यूज़ हो रहा होता है, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, यही प्रिंसिपल ब्लाइंड पीपल के लिए इन डिवाइसेस में, गाइडिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है ताकि उनको गाइडेंस मिल सके और वो किसी चीज़ से ना टकराएं। जैसे अभी हम देख सकते हैं, तो अभी आजकल ऐसे शूज़ डेवलप किए गए हैं जो क्या कर सकते हैं, जो कि जब कोई भी ब्लाइंड बंदा या कोई भी ब्लाइंड पर्सन पहनता है, तो वो जब वॉक कर रहा होता है तो उसको अगर उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आती है, कोई रुकावट आती है, तो उसको फ़ौरन क्या होता है, अलार्म मिल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल मौजूद है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि ब्लाइंड लोगों को गाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें भी इसी प्रिंसिपल पर काम किया जाता है, यानी कि उनमें भी ऐसी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उस पर सिग्नल्स देना शुरू कर देती हैं। इसी तरह मेटल स्ट्रक्चर्स में, मेटल के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स में अगर क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वो क्रैक्स अक्सर हमें दिखाई नहीं देते मेटल के कलर की वजह से, तो वहाँ पर उन क्रैक्स को हम इन डिवाइसेस की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो क्या है कि हम बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं इसकी मदद से, स्पेशली लिक्विड्स में। लिक्विड में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसको हम किल करने के लिए इसके सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन्स में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। मेडिसिन्स में आपने अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव के नाम से आपने सुना होगा, तो वो ये जो वेव्स है ये क्या करती है, ये सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट का अल्ट्रासाउंड लेती हैं। अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट का, यानी बॉडी के जो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट है उनके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं, और जो हार्ड बोन्स हैं, बोन्स के यानी कि उनका इमेज कैप्चर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो एक्सरेज फ्लैशी पार्ट का इमेज सही से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेडिसिन्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। लास्ट यूज़ इसका है क्लीनर्स। क्लीनर्स के तौर पे भी ये यूज़ किए जाते हैं। क्लीनर्स के तौर पर किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मली क्लीन नहीं कर सकते, लाइक ज्वेलरी। तो ज्वेलरी हो गई, या ऐसे मेटल्स हो गए, या ऐसे मटेरियल हो गए जिनको हम डायरेक्ट पॉलिश या क्लियर नहीं कर सकते, तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। यहाँ तक हमारी इस चैप्टर की थ्योरी एंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स की।